स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सिलेबस से सभी लोग वाकिफ होंगे और इस पे बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। बट हाँ, ये है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में इन लोगों ने कैसे क्या दिया है और मेन थिंग होता है कि आप कैसे जो है माइंडसेट को रीड करते हो। मेन एनालिसिस का जो पार्ट होता है, किसी भी एग्ज़ाम को आप तभी बेहतर परफ़ॉर्म कर पाते हो कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। बेवजह जो है मल्टीपल चीज़ों में हम इंडल्ज हो जाते हैं जब एक समय में, तो हमारे जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। और हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें पीएचडी नहीं करना है किसी भी टॉपिक पे, हमें उस टॉपिक से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, उस पे फ़ोकस करना है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अब जैसे ये पहला यूनिट है, अगर यूनिट वाइज़ हम देखें, इसको यूनिट मान के चलें, तो ये जो पहला पार्ट है, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट नहीं आएगा, सिर्फ नेचर नहीं आएगा और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आते हैं बट इतना डेप्थ में नहीं आते हैं। इसमें मतलब कि सोशल वर्क का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई नीड्स सोशल वर्क प्रोफेशन, हम क्यों डिफरेंट हैं सोशियोलॉजी से, हम क्यों डिफरेंट हैं और जो है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से। तो वो नेचर का मतलब वो उसकी प्रकृति क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में, ये है नेचर। और उसके बाद में डेवलपमेंट मतलब कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें प्रोफेशनलिज्म कैसे आया, उसकी स्कोप डिफरेंट कैसे होती गई। लाइक पहले जो सोशल वर्क चलता था वो कहाँ से चलता था, गिरजाघर से, मंदिर से, मस्जिद से, यानी हमारे जो रिलीजियस प्लेस होते थे वहां से वो चलता था और लोग दया की भाव से लोग क्या करते थे, चैरिटी करते थे। बट धीरे धीरे इसमें प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और ये चैरिटी जो है वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो गई कि इफ यू आर अर्निंग सेट ऑफ इनकम इन कंपेयर टू जो आपके जो है पिछड़े लोग हैं, आपके जो समाज में आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों को भी आपको ध्यान रखना है। मतलब एक जो कह सकते हो कि ह्यूमैनिटेरियन बेस पे कहा जाता है कि पड़ोसी भूखा ना सोए, तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हुआ और उसको नाम दे दिया गया सीएसआर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो अगर आप कोई अर्निंग कर रहे हो, एक जो नियम कानून है और उस अर्निंग से ज्यादा आपकी जो है अर्निंग हो रही है कई सोर्सेस से या एक सोर्स से, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2% इनकम का आप सोसाइटी के वेलबींग के लिए, वेलफेयर के लिए दोगे। ठीक है? तो फिर ये हुआ कि ये 2% दे तो दोगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्या आप जो है पैसा किसी के हाथ में दे दोगे तो क्या उनका डेवलपमेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर चैरिटी से क्या हुआ, चैरिटी से हुआ वेलफेयर, वेलफेयर से क्या हुआ, डेवलपमेंट, चैरिटी से आगे वेलफेयर की बात करते हैं और वेलफेयर के आगे डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट के आगे एम्पावरमेंट। तो हमें तो एम्पावरमेंट तक पहुंचना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हर दिन हम 5 किलो अनाज देते रहें और इसी अनाज पे वो डिपेंडेंट बने रहें, हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। तो प्रोफेशनल सोशल वर्कर की जरूरत पड़ेगी और प्रोफेशनल सोशल वर्कर फिर एक सैलरी लेगा और उस सैलरी के को लेते हुए उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होंगे, वैल्यूज होंगे कि वो जिसको हेल्प आउट कर रहा है उसको ये कभी नहीं फील कराएगा कि तुम्हें इसी पे ही हमेशा डिपेंडेंट रहना है, तुम्हें इससे आगे बढ़ना है और इनेबल करेगा उनको। तो हमारा रोल क्या हो जाता है, इनेबलर का हो जाता है। हम कभी भी उसको ये नहीं फील कराएंगे कि तुम्हारे लिए हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, हम उसको ये हमेशा फील कराएंगे कि अभी तुम्हारी जरूरत है इस दंश से, इस जो है गरीबी से निकलने की। अब आगे आपको खुद के कदमों पे चलना है और दूसरों को भी आपको हेल्प आउट करना है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं तो वो एक प्रोफेशनल वे में होगा, ना कि उसको दया की भाव से दिखाना होगा। तो दया की भाव नहीं दिखानी है,
एक प्रोफेशनल वे में काम करना है। तो ये हमारे सोशल वर्क में डेवलपमेंट हुआ। अब डेवलपमेंट मतलब हम इसमें दूसरा डेवलपमेंट हम जो कोरिलेट कराएंगे वो नहीं होता। डेवलपमेंट मतलब कैसे दया से लेके हम प्रोफेशनल वे तक पहुंचे। दूसरा चीज, हमारा मेडिकल में क्या स्कोप है, इंडस्ट्री में क्या स्कोप है सोशल वर्क का, और कम्युनिटी में क्या है। इस तरीके से आप देखोगे तो हर जगह स्कोप आपको नजर आने लग जाएगा। रिसर्च में हमारा स्कोप है, मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में स्पेशली हॉस्पिटल में तो है ही है, साथ साथ कम्युनिटी में भी है। तो वो जो मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, एकेडमिक में डेवलपमेंट हुआ, पहले सिर्फ जनरल सोशल वर्क होता था, फिर सोशल वर्क में स्पेशलाइजेशन आ गया, स्पेशलाइजेशन में एचआर आ गया, सीएसआर आ गया, आपका मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क आ गया। तो इस तरीके से हमारे सोशल वर्क के प्रोफेशन में भी स्पेशलाइजेशन एक डेवलपमेंट है। तो हमें नेचर एंड डेवलपमेंट में ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद में दूसरा है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कंटेम्परेरी कंसर्न, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिसेस एंड सोशल पॉलिसी। अब इसको अगर आप थोड़ा सा समझोगे कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, सोशल रूल की जरूरत पड़ती है, कानून की जरूरत पड़ती है। और वो जो सोशल ऑर्डर है वो कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर में क्या आता है, सोशल स्ट्रक्चर में सबसे बेसिक एंटिटी क्या है, बेसिक एंटिटी है इंडिविजुअल एंड देन फैमिली, फैमिली के बाद कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद सोसाइटी। अब ये सारे इंटरलिंक्ड है। किसी इंडिविजुअल में एंटी सोशल पर्सनालिटी डेवलप होती है तो वो फैमिली परेशान करती है, फैमिली को परेशान करता है, फैमिली सफर होती है, और उस फैमिली के सफर करने के दौरान उसके आसपास की कम्युनिटी भी तो डिस्ट्रैक्ट होती है। और जब कम्युनिटी में मतलब फैमिली में होगा प्रॉब्लम तो कम्युनिटी में भी प्रॉब्लम होगा, और कम्युनिटी में होगा तो सोसाइटी में भी होगा। यानी एक इंडिविजुअल के वजह से पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो उस इंडिविजुअल को कैसे हम सोशलाइज्ड करें, तो उन सोशलाइज्ड करने के इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए। उनमें इनिशियल इंस्टीट्यूशन फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, रिश्तेदारी नातेदारी, और उसके साथ साथ स्कूल, हॉस्पिटल्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब क्या काम करते हैं, एक तरीके का सोशलाइजेशन डेवलप करने का काम करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। तो वो सोशलाइजेशन पैन लाइफ चलता है, लेकिन अगर बीच में कहीं भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो क्या काम, उसको क्या बोल देते हैं, कंटेम्परेरी कंसर्न। अब कंटेम्परेरी कंसर्न क्या है कि बच्चे ने पहले तो माँ बाप ने उनको पाला पोसा और फिर धीरे धीरे उनको पढ़ाया लिखाया, पता लगा 2 बेटे हैं, दोनों बेटे सेटल्ड हो गए, पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मम्मी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों बेटे सेटल्ड हो गए, एक अमेरिका चला गया, एक जापान चला गया, और दोनों वहां अपनी अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड हो गए। अब उन पेरेंट्स का क्या होगा जब वो 60+ हो जाएंगे, जब वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उनको कहाँ रखने की जरूरत पड़ेगी, एल्डर्स होम में। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या, एक सोशल एनिमल है, वो अकेले नहीं जी सकता। तो ओल्ड एज होम में जब वो जाएंगे तो ओल्ड एज होम में एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर की जरूरत पड़ेगी जो फंड इकट्ठा करे, जो लोगों के साथ उनके डिग्निटी के साथ जो है कोई वायलेशन ना होने पाए वो उसका ध्यान रखे। क्योंकि जो चैरिटी करेगा वो हो सकता है एक टाइम पे बर्नआउट का इशू आए। तो वो एक क्या हो गया, एल्डर्स हमारे लिए क्या हो गए, कंटेम्परेरी कंसर्न हो गए, जो हम वल्नरेबल सेक्शन जिनको बोलते हैं। अब ये चीज आपको अर्बन कम्युनिटी में ज्यादा दिखेगा, ग्रामीण में उतना नहीं दिखता है। ग्रामीण में हिडन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और वो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ।
तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करता है। छोटी-छोटी जो नेगेटिव टोंटिंग होती है फ्रॉम द साइड ऑफ फैमिली, आस-पड़ोस के लोग, तो वो सब चीज़ें उनकी वेलबींग को हैम्पर करती हैं और ओवरऑल उनका साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों जो है हैम्पर होता है। ठीक है? तो इस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हमें सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा थियरी नहीं पढ़ना है। हमें कार्ल मार्क्स पे रिसर्च नहीं करना है, हमें मैक्स वेबर पे रिसर्च नहीं करना है, हमें जीएच फूले पे नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी बेसिक थियरी क्या थी, उनकी बेसिक थियरी में हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि समाज के ऊपर उन्होंने किस डोमेन पे रिसर्च किया या किस डोमेन पे उन्होंने थियरी दी, और उस डोमेन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं और उसको क्या बोला जाएगा, सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी, अब सोशल पॉलिसी में एक्ट भी आ जाएंगे, स्कीम भी आ जाएगा। ये क्या काम करते हैं, ये काम इन सोशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए इन एक्ट्स और इन पॉलिसीज में क्या होते हैं, एसओपी होता है कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम से आप डील करोगे। और इन प्रॉब्लम को डील करने से पहले आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी कहाँ से आएगी, जो आप सोशल वर्क पढ़ के आए हो, जो आपने मेथड्स पढ़े हैं, मेथड्स में प्राइमरी मेथड्स, सेकेंडरी मेथड्स। प्राइमरी मेथड्स में जो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, तो ये जो प्राइमरी मेथड्स हैं इनका यूज आपको करना है। जैसे जैसे कम्युनिटी के साथ डील करना है तो कम्युनिटी के अप्रोच होंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है तो ग्रुप वर्क, और इंडिविजुअल के साथ डील करना है तो केस वर्क। ठीक है? तो ये मेथड्स आप जब पढ़ के आओगे, और इन मेथड्स के साथ साथ आपको ये भी तो पढ़ना है कि क्या हमें ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है? तो प्रिंसिपल में लाइक आप किसी एल्डर पर्सन से बात कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि उस एल्डर पर्सन को कभी ये मत फील कराओ कि आप उसके हेल्प के लिए आए हो, उसका कल्याण करने के लिए आए हो। उसको हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि आप उसकी बात सुनने आए हो और आपकी बातों से हो सकता है वो वेंटिलेट होके अपनी बहुत सारी इमोशनल इश्यूज को डील कर पाए। ठीक है? तो डिग्निफाइड जो है वे में आपको काम करना है, किसी की डिग्निटी को हैम्पर नहीं करना है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल सुनोगे, समझोगे या पढ़ के आए हो, एक्सेप्टेंस। किसी भी कंडीशन में आपको जो भी क्लाइंट आया है उसको एक्सेप्ट करना है, किसी भी बिहाफ पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। उसके बाद में आपका जो प्रिंसिपल है, डिफरेंट डिफरेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके की कॉन्फिडेंशियल इश्यूज होते हैं। ठीक है? तो मल्टीपल प्रिंसिपल्स जो है जब आप पढ़ के जाते हो तो आप औरों से बेहतर काम करते हो। दैट्स व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम सोशोलॉजी प्रोफेशनल्स एंड सोशल वर्क प्रोफेशनल्स। तो ये डिफरेंशिएट करता है और जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं। कम्युनिटी के साथ काम करते हुए, केस वर्क में इंडिविजुअल के साथ काम करते हुए, ग्रुप वर्क, ये तीन तो मेथड्स आपने प्राइमरी पढ़ लिया। उसके बाद में जब आप सेकेंडरी में देखते हो तो रिसर्च का काम आता है। यानी कोई प्रॉब्लम कितने जड़ तक समाई हुई है सोसाइटी में, उसको आप कैसे स्टडी करोगे। सोशल वर्क का जो अप्रोच है स्टडी का, उसी को सोशल वर्क रिसर्च, यानी रिसर्च तो रिसर्च ही है, उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें नहीं होती है। बट हाँ, ये जरूर होता है कि हम जो है सोशल वर्क के अप्रोच से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनायर, एक सेट ऑफ क्वेश्चनायर होता है, वो क्वांटिफाई 100% नहीं कर सकता क्वालिटेटिव चीज को। जो आप लाइकर्ट स्केल या थर्स्टन स्केल या पॉइंट रेटिंग स्केल यूज करते हो, वो इमोशंस को 100% क्वांटिफाई नहीं कर सकता। हम करते तो क्वालिटेटिव स्टडी ही है ना। तो ओवरऑल जो आपका स्टडी है वो सोशल वर्क का इसलिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आप 100% क्वालिटेटिव स्टडी करते हो, उसमें क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हो। तो उस रिसर्च में आपने क्या पाया, वो आपकी रिसर्च के आउटकम के बिहाफ पे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। तो उस पॉलिसी से फिर उस कम्युनिटी, उस सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाता है। तो ये हो गया आपके सोशल वर्क रिसर्च का जो है सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरत पड़ती है। फिर जो और सेकेंडरी मेथड्स में आपका सोशल एक्शन, यानी करंट में कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे दूर करना है, कैसे कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है सेम प्रॉब्लम के लोगों को, और उनकी प्रॉब्लम को उन्हीं के जो है साथ
उनके हेल्प से कैसे जो है एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अगर वो मास लेवल पे है, गवर्नमेंट के उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो सोशल एक्शन का ज़रूरत पड़ता है और सोशल मूवमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सोशल वर्क विद एल्डरली, जो कि आप एक जेरियाट्रिक एक स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है कुछ-कुछ जगह पे, जेरियाट्रिक सोशल वर्क, ठीक है? तो जेरियाट्रिक सोशल वर्क में यही होता है कि आप एल्डर्स की जो प्रॉब्लम है, एल्डर्स की जो इमोशंस है, वो डिफरेंट है एक जनरल पॉपुलेशन से। तो उनके साथ डील करने की आपकी अप्रोच भी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एल्डर्स की प्रॉब्लम क्या है, उनके प्रॉब्लम को डील करने के लिए गवर्नमेंट की क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं, और उसके साथ-साथ उनको कौन-कौन सी जगहों पे आप जो है रिहैबिलिटेट कर सकते हो। और आप लोगों ने वो इकोनॉमी की थियरी जो पढ़ी होगी अगर, डेमोग्राफी का, तो अब देख रहे होंगे आप कि धीरे-धीरे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो इंडिया में बढ़ रही है, जो कि आगे आने वाले समय में वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में ओल्ड एज को डिपेंडेंट में रखते हैं और बिलो 18 को भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में रखते हैं। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी जीरियाट्रिक सोशल वर्क से मिला था, सीआरई में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट आया था क्वेश्चन। एंड उसके बाद में एनवायरनमेंट एंड सोशल वर्क। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में भी जो है सोशल वर्क का बहुत रोल होता है कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कैसे कट डाउन करें। कार्बन फुटप्रिंट आपने देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट पे भी बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं सोशल वर्क डोमेन में, और उसको कैसे जो है कम्युनिटी को मोबिलाइज करके जो वेस्ट का मैनेजमेंट है वो बेहतर किया जा सकता है, उसमें काम करते हैं। प्लस जो डिजास्टर होता है उसमें भी सोशल वर्क का रोल होता है। तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट में पूरी एनवायरनमेंट नहीं पढ़ने लग जाएंगे, हम जो सोशल वर्क से कोरिलेटेड होगा वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फैमिली के साथ और चिल्ड्रन के साथ भी हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। तो फैमिली के बिहाफ पे फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, और इसके अप्रोचेज, इसके मॉडल्स, इसके जो है मेथड्स, ये सब हमको पढ़ने होते हैं। उसमें बेसिक हमें क्या-क्या एथिकल वैल्यूज फॉलो करने हैं, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क, ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क में मतलब कि कोई किसी ऑक्यूपेशन की वजह से उसकी क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे ईएसआईसी की जो आप लोगों ने देखा होगा इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसमें कुछ-कुछ पॉलिसी ऐसी है, कुछ-कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो लोग को या तो पता नहीं है, और या पता है तो उसका इतना डॉक्यूमेंटेशन कि उनको मिल नहीं पाता है। मान लिया कोई हैवी इंडस्ट्री में है और उसका हाथ कट गया, तो वो उसके ऑक्यूपेशन की वजह से उसमें जो है एक तरीके से इम्पेयरमेंट आया या डिसेबिलिटी आई, तो उसके लिए आप जो है उसका आप आवाज बन के कैसे क्या-क्या उसको जो है लाभ दिला सकते हो, उस वो एक ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं। रिसर्च का मैंने आपको बता दिया, क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव दोनों अलग-अलग इन्होंने दे रखा है, बट आपको रिसर्च पढ़ना है तो रिसर्च में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी कि रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, रिसर्च गैप क्या होता है, और हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग और पर्पसिव और नॉन पर्पसिव सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है जिससे आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो मैं कंटेंट में मैं कोशिश करूंगा उसको कि बहुत ही ब्रीफ रखूं। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपने सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में रन किया जा सकता है और उसकी जो कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉपर फुलफिल किया जाए। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए बेटर वे में रन करते हुए लोगों के हित का ध्यान रखा जाए। उसके बाद में सोशल डिफेंस, करेक्शनल सर्विसेज, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। सोशल डिफेंस और सोशल सिक्योरिटी, ये दो चीज आता है और इस पे क्वेश्चन भी खूब आता है। तो सोशल सिक्योरिटी हो गया, जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स किस चीज की, पेंशन की स्कीम, लाइक ओल्ड एज पेंशन हो गया,
ओल्ड एज पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विडो पेंशन हो गया, डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, तो ये सब सोशल सिक्योरिटी के तौर पे काम करते हैं। एक मिनट। और सोशल डिफेंस मतलब कि जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लाइक पुलिस पर्सनल हो गए, आर्मी पर्सन हो गए, तो ये सब सोशल डिफेंस के उसमें आते हैं। तो इनका जो है जब भी इनमें सोशल डिफेंस में या सोशल सिक्योरिटी में कोई भी कमियां पाई जाती है, वो किसी भी स्तर पे हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे हो सकती है, या फाइनेंशियल, मान लिया आप देखते हो कि यही सोशल डिफेंस में पुलिस वाले पैसा लेने लग जाते हैं, लोगों की ह्यूमैनिटी का ध्यान नहीं रखते, ह्यूमन राइट्स को वायलेशन करते हैं, तो वहां पे एक सोशल वर्कर का रोल होता है कि वो मोबिलाइज करके कम्युनिटी को उनके हितों को कैसे फुलफिल किया जाए। वो एक जो है आपका क्या आता है, रोल ऑफ एडवोकेसी का। ठीक है, तो वहां पे आपका आपके रोल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो जाता है। ठीक है, करेक्शनल सर्विसेज, जेल भी एक करेक्शनल सर्विस ही है। तो ये जो करेक्शनल सर्विसेज हैं, बेसिकली हम ज्यादातर बात करते हैं जुवेनाइल क्राइम की। जुवेनाइल मतलब जो बिलो 18 चाइल्ड्स हैं, उनकी जो क्राइम है, तो दो तरीके की होती है। एक तो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और एक होता है जो रूल के अगेंस्ट होता है, गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो होता है, जो कानूनों को तोड़ता है, क्राइम करता है, उनको करेक्शनल होम में डाला जाता है, हाफ बे होम में डाला जाता है। इस तरीके से उनको जैसी जरूरत है उनकी, उस हिसाब से आपको उनके साथ लाइजन करना होता है। आप हमेशा ध्यान रखो इस चीज का कि आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो मान लिया उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो आप उसको रेफर करोगे साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है तो साइकियाट्रिस्ट के पास। ये कुछ कुछ सेट ऑफ वर्क्स होते हैं जो आपके उसमें स्क्रीनिंग में आते हैं। रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में तो आप यही देखते हो कि रिसोर्सेस क्या हैं और उन रिसोर्सेस का बेटर मैनेजमेंट क्या हो सकता है। फिर आता है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में जितनी भी सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो चाहे विमेन के साथ हो या एल्डर्स के साथ, यानी जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उनके साथ अगर कोई भी उनके राइट्स के साथ वायलेशन हो रहा है, तो वहां पे आपका रोल हो जाता है। अगर आप एक एनजीओ में, तो एनजीओ के बिहाफ पे, एजेंसी के बिहाफ पे आप काम करते हो। और अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हो, एक अवेयर सोशल एक्टिविस्ट, सोशल प्रोफेशनल, सोशल वर्कर हो, तो भी आप उनके बिहाफ पे काम कर सकते हो। अब चाहे चाइल्ड का केस हो, या गर्ल चाइल्ड का हो, या विमेन का हो, या एल्डर्स का हो, या एक जन सामान्य का हो, अगर उसके ह्यूमन राइट को वायलेशन हो रहा है, तो आप उसकी एडवोकेसी कर सकते हो। ये जरूर ध्यान देना है कि आपको खुद इन्वॉल्व, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर आपको खुद उसके बिहाफ पे काम नहीं करना है, आपको उससे काम करवाना है प्रोफेशनल वे में। एंड सोशल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे कैसे आप डेवलप कर सकते हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेहतर पॉजिटिवली कैसे आगे बढ़ सकते हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, अब पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए खुद को कि क्या क्या राइट्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के। तो उसके लिए आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो और स्पेशल डिसेबिलिटी में, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए बाद में उसको 1999 में आया था, उसको मर्ज कर दिया था आरपीडब्ल्यूडी में। तो मेजरली आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और एमएचसी एक्ट पढ़ना है। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज है, उन डिसेबिलिटीज में किन किन डिसेबिलिटीज को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, और उनका रिहेबिलिटेशन क्या हो सकता है, समाज के तरफ कैसा समाज के लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपका जो है आपके अंदर ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का अवेयरनेस हमें थ्रू आउट जो है डेवलप करना है। वो सारी चीजें आपको इस दोनों एक्ट के थ्रू और मल्टीपल स्कीम्स के थ्रू आपको पढ़ने की जरूरत होती है। आपका रोल, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो तो क्या होगा, अगर आप मेडिकल कॉलेज में हो तो क्या होगा, वो सबकी अलग अलग एसओपी है, सबके अलग अलग रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ओवरऑल हमेशा ये ध्यान देना है कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी का आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं कोई इमोशनल हरासमेंट ना करो।
क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को अवेयर करोगे, तो आप खुद ही ना करो, यानी आपके अंदर हाईली सेंसिटिविटी होनी बहुत जरूरी है। तो वो कैसे आएगी, यही इन सब चीजों को पढ़ के आएगी। बाकी डिटेल में डिस्कशन हम लोग कंटेंट में करेंगे। तो अभी मैं इसलिए ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस में, जिससे आपका एक ऑरा उसका बन जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। एंड देन ह्यूमन राइट्स एंड वर्क प्रैक्टिस, सोशल वर्क प्रैक्टिस इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। तो मेंटल हेल्थ सेटिंग के लिए आपको MHCA पढ़ना पड़ेगा, ये अभी मैंने मोटा मोटा डिस्कस कर ही दिया। ह्यूमन राइट्स, देन सोशल वर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी डिस्कस कर दिया। और काउंसलिंग की थियरीज और उनका इम्प्लीमेंट, अलग अलग लोगों की। ये काउंसलिंग वर्ड ना इतना कॉमन हो चुका है, कोई भी कहता है कि मैं काउंसलर, कोई भी कहता है कि मैं काउंसलिंग जो है करता हूँ। तो ये काउंसलिंग की डिफरेंट डिफरेंट थियरी है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है, और उन अप्रोचेस में बहुत ज्यादा हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपने आप को भी बचाना है, कहाँ पे कितना हमें इंटरवीन करना है। और इंटरवेंशन यानी हम गुड फेथ में कर रहे हैं, बट कहीं वो उसका साइड इफेक्ट ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो वो सब जो है प्रिंसिपल में और मेथड्स में वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो काउंसलिंग जो कि HIV एड्स का काउंसलिंग है सपोज करो, तो अब इसमें पता लगे कि आपको पता चल गया, आप जो है उसके आस पड़ोस में किसी को बोल दो जाके कि यार इसको तो HIV पॉजिटिव आया है। अब वो बंदा कैसे रहेगा उस समाज में, तो ये बहुत ध्यान रखना होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का इस काउंसलिंग में। ठीक है, तो HIV एड्स क्या है, उसमें सोशल वर्क प्रैक्टिस का क्या रोल है, सोशल वर्कर का क्या रोल होता है, और एक तरीके से हेल्थ केयर सोशल वर्क प्रैक्टिस मतलब कि MSSO करंट के दौर में MSSO MSW इनका क्या रोल होता है, इनकी जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं, फिजियोलॉजी है, वो क्या है। तो ये मोटा मोटा हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे इस सिलेबस में। इस सिलेबस को थोड़ा सा मैंने जो है डिटेल्ड में किया है डिस्कस, तो जो यहाँ पे मुझे डिस्कस करना था वो मैंने अभी कर दिया है। तो ये कंटेंट आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा और जो है इलेबोरेटिव है तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो पार्ट 1 है इसका, ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा 10 मार्क्स का। तो ये सब 10th क्लास तक के बेस्ड होंगे, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होगा। तो अभी से अब अगर आप जो है जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का, इंग्लिश का, अगर डेली इस पे 1-1 घंटे का समय आप देते रहोगे, 1-1 घंटा मतलब हर टॉपिक पे नहीं, 1 घंटा रीजनिंग पे एक दिन में दो, और फिर अगले दिन 1 घंटा मैथ पे दे दो, फिर अगले दिन 1 घंटा, ऐसे रूटीन में चलाओ तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। तो ये है। और दूसरा, अब अभी तक सबका क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब तक के सिलेबस डिस्कशन में? नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस जी सर। अब मैं चलता हूँ इसमें SGPGI के सिलेबस में। SGPGI लखनऊ का ये सिलेबस है MSSO का, जो कि इन्होंने 2022 में कराया था एग्जाम। आप लोगों में से किसी ने दिया था SGPGI का 2022 में जो एग्जाम हुआ था? 22 में या 23 में हुआ था? नो सर। 23 में हुआ था सर, 2023 में। हाँ, 22-23 के आसपास वही बता रहा हूँ हुआ था। तो उसमें उस जो सिलेबस था उसका, वो सिलेबस मैंने देखा, तो इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा जो है क्लासिफाई किया हुआ है, और अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, SGPGI की गाइडलाइन ही फॉलो करता है KGMU, या जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं यूपी में, वो SGPGI की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ये एक आइडियल गाइडलाइन मानता है उत्तर प्रदेश का हेल्थ मिनिस्ट्री। तो यहाँ का ही कैडर भी फॉलो होगा हर जगह, और यहाँ का सिलेबस भी ऑलमोस्ट फॉलो होगा। चूंकि KGMU अपने आप को इनसे बड़ा मानता, खैर बड़ा है भी,
कई मसलों में, पुराना भी है। तो इन्होंने अपना कॉपी पेस्टेड दे दिया सिलेबस, बट मोर और लेस सिलेबस यही रहेगा। सोशल वर्क का डेफिनेशन, मीनिंग, पर्पस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड असम्पशन ऑफ सोशल वर्क, बेसिक एंड ऑक्सिलरी मेथड ऑफ सोशल वर्क, टूल, टेक्निक, स्किल, एबिलिटीज ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। तो जो अभी तक मैंने डिस्कस किया वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें पढ़नी ही पढ़नी। उसके बाद में वर्क विद इंडिविजुअल यानी केस वर्क, उसके बाद में केस वर्क का डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, रेलेवेंस, ये सारा इसी में आ जाएगा। फिर वर्क विद ग्रुप्स यानी सोशल ग्रुप वर्क, और सोशल ग्रुप वर्क का भी वही सारी चीजें जो केस वर्क में पढ़ना है। सोसाइटी यानी टाइप ऑफ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी क्या है, रूरल अर्बन सोसाइटी क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, कल्चर का क्या रोल है, डेफिनेशन कल्चर का, उसका नेचर क्या होता है, टाइप क्या है कल्चर के, मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं, सोशलाइजेशन का क्या रोल है और उसका इम्पोर्टेंस कितना है, टाइप्स, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज मतलब समाज में बदलाव कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो जैसे करंट में सोशल मीडिया के दौर में कितना बड़ा बदलाव आया है हमारे रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप फादर और मदर के बीच में, फादर और सन के बीच में, फादर और डॉटर के रिलेशनशिप के बीच भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। पहले जितना हम प्राइवेट स्पेस में रहते थे, जितना हम दब के रहते थे, उतना वोकल नहीं होते थे, अब उससे ज्यादा वोकल हो रहे हैं और ज्यादा ओपननेस हमारे अंदर आ गई है। तो इसको सोशल चेंज बोलते हैं। अब वो जो जनरेशन गैप था, वो जनरेशन गैप भी कहीं ना कहीं फिल हो रहा है। जो आप लोग देखते हो, एक बावरा करके हैं, उनकी कविता है कि मेरा बेटा मेरे सामने ही जवान हो गया, जवान हो रहा है। ठीक है, ये मोबाइल मेरे बेटे को जवान कर दिया, ऐसे करके बहुत ही अच्छी कविता है। आप लोग पढ़ोगे तो उसमें मोबाइल एडिक्शन और सोशल चेंज विद मतलब ड्यू टू मोबाइल एडिक्शन, ये बहुत ही अच्छे से उसमें बताया है उन्होंने अपने कविता के माध्यम से, तो वो आप लोग पढ़ सकते हो। अब वो जो जनरेशन गैप है वो कैसे कम हो गया, जैसे आपके फादर हैं सपोज करो 55 इयर्स के, आप हो 20 इयर्स के, तो आपके और आपके फादर के बीच में कितना गैप हो गया जनरेशन का, लगभग 35 ईयर गैप हो गया। और सोशल मीडिया के आ जाने की वजह से जैसे जो चीजें आपने सीखी हैं पिछले 5 सालों में, वो सारी चीजें आपके फादर ने भी सीख ली, तो वो जो सोशल जो एक जनरेशन गैप था वो भी कम हुआ। अगर ये टेक फ्रेंडली है तो बहुत सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे आप 5 साल में पिछले सीख रहे हो इन्होंने भी सीख लिया, तो जनरेशन गैप कम हुआ। इसीलिए जो मदर और फादर के बीच में जो बहुत ज्यादा एक सोफिस्टिकेटेड रिलेशन था वो कम हुआ है, या जो डॉटर और फादर के बीच में सोफिस्टिकेटेड रिलेशन था वो भी कम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल चेंज में जो स्पीड ऑफ सोशल चेंज है उसको जो है बढ़ा दिया है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से क्या क्या समाज पे असर पड़ा है। मॉडर्नाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, सेकुलराइजेशन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर एंड पावर। सोशल प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, एल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी। तो ये सब बहुत ही मेजर सोशल प्रॉब्लम है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, और डेवलपमेंटल में तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी सारी डेवलपमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी। बायो साइको सोशल मॉडल भी पढ़ना पड़ेगा, सोशल स्ट्रक्चरल चेंज कैसे जो है इम्पैक्ट करता है आपके साइकोलॉजी पे, हैपनिंग ड्यूरिंग लाइफ स्पेन, यानी तो पूरे जीवन में आपका जीवन भर वो चेंज होता रहता है। पेरेंटल का रोल क्या है, यानी पेरेंटिंग का, अर्ली चाइल्डहुड क्या है, लेट चाइल्डहुड क्या है, पुबर्टी क्या है, एडोलेसेंस क्या है, यंग एडल्टहुड क्या है, मिडिल एडल्टहुड क्या है, एंड ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारा डेवलपमेंटल में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। हेल्थ एंड इलनेस हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, जो कि पॉजिटिव हेल्थ की बात हो रही है, और इलनेस हेल्थ मतलब कि आपकी बीमारी।
तो हेल्थ में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इल हेल्थ क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ क्या है, वेरियस कंपोनेंट्स, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आप आयुष डिपार्टमेंट देख रहे हो, आयुष का फुल फॉर्म क्या है, याद है आप लोगों को? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारे हीलिंग के, हमारे ट्रीटमेंट के। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है एलोपैथ का। तो अल्टरनेट सिस्टम जो भी मेडिसिन के हैं, लाइफस्टाइल डिजीज में सिर्फ यही अल्टरनेट मेथड्स ही काम आते हैं। लाइक डायबिटीज का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को अगर चेंज कर दो तो वो चीजें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों का क्या रोल है? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल मतलब छुआछूत रोग, नॉन कम्युनिकेबल मतलब गैर छुआछूत रोग। तो उसमें बहुत सारे जो है, ये देखो एपिडेमिक से क्वेश्चन आया था, एंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, प्रेवलेंस क्या होता है, एटियोलॉजी क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। यानी किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट कैसे करेंगे और उसको रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे। उसी तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपके आ जाते हैं कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, ट्रॉमा एंड इंजरी। ठीक है, तो इन सबको कैसे प्रिवेंट करें और कैसे क्योर करें, इसका भी क्वेश्चन आता है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो एनएचएम काम करता है। अब एनएचएम के अंडर जो है बहुत सारी और छोटे छोटे पॉलिसीज और स्कीम्स हैं जो रन करती हैं, और मल्टीपल यानी कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर बहुत डेप्थ में काम होता है। तो उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ये इसके अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है कंटेंट में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है मेडिकल सोशल वर्क एंड मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल सोशल वर्क। यानी मेडिकल सोशल वर्क तो है ही है, उसके साथ साथ और कितने जो है डिसिप्लिन से हमको काम करवाने की जरूरत पड़ती है, उनसे लाइसेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो मेडिकल सोशल वर्क का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, और उसके बाद में इंडिविजुअल केयर प्लानिंग का हमारा क्या रोल होता है, केस रिकॉर्डिंग क्या चीज होती है, मेडिकल एथिक्स क्या होता है, मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है, पेशेंट के राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड डिफरेंस बिटवीन कंसेंट, मेडिको लीगल इश्यूज क्या होते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम क्या होता है, ये सारा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये एसजीपीजीआई का सिलेबस था, और उसको मैंने डिटेल में यहाँ पे रिटर्न में भी रखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या और चीजें पढ़नी है। तो इस तरीके से सिलेबस डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप लोगों को बताओ कोई क्वेरी हो इस सिलेबस में। सिलेबस पढ़ के आपको कुछ समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। किसी का कोई क्वेरी, कुछ सजेशन तो बताओ सिलेबस पे। वर्थ लगा इस सिलेबस के डिस्कशन का? जी सर। जी सर। तो सिलेबस डिस्कशन मैंने इसलिए किया है जिससे आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए कि हमें इतना ही पढ़ना और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि जो टेक्सचुअल मीनिंग होता है ना वो डिफरेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग डिफरेंट होता है। किसी का कुछ सजेशन हो तो बता सकते हैं। देखो ये क्लास बिल्कुल वैसा क्लास नहीं रहेगा, आपस में साथ में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बस ऐसे समझ के चलो। मैं कोई बहुत तोप नहीं हूँ, आप लोग की तरह ही हूँ मैं भी। कुछ लोग इसमें हमारे से सीनियर भी होंगे, तो इस चीज का हेजिटेशन नहीं रखना है। कुछ सजेशन हो तो आप बता सकते हो, और किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। स्टार्ट करें या है किसी का कुछ सजेशन? नो सर। ठीक है, तो ये जो आपके सामने है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका एम्स सीआरई में जो 27 फरवरी 2025 को हुआ था, और इसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब एग्जाम मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन था वो बताया। तो इस पे सोशल लेजिस्लेशन पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो सोशल लेजिस्लेशन क्या होता है?
refers to laws enacted to regulate social issues, protect individuals' rights, promote welfare such as labor laws, social security and rights for marginalized group. तो जो अभी मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है ये पुराने वाले ही कंटेंट है, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया है। तो ये चीज मैंने एज इट इज डिस्कस किया हुआ था और मेरे कंटेंट में भी सोशल लेजिस्लेशन था, ठीक है। वहां से देखा जाए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। मनोदर्पण, मनोदर्पण एक इनिशिएटिव है हेल्थ उसका एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जो बच्चों के जो पोस्ट पैंडेमिक प्लस एजुकेशन के साथ साथ उनको जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे डील करें, वो मनोदर्पण वो एक इनिशिएटिव था। तो एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम्ड एट एड्रेसिंग स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक। लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो कितने लेवल हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी लेवल पे हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम करता है, जितनी भी प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं वो प्राइमरी होती हैं। सेकेंडरी में इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, टर्सरी में हाई लेवल ऑफ केयर की जरूरत होती है, तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब टर्सरी में आते हैं। एमसीबीटी पे क्वेश्चन था माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। पीएसएमएस जो कि एक आईक्यू टेस्ट की जो है स्केल है, जिसको फिनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल बोलते हैं। इसमें पूछा गया था कि प्रोफाउंड डिसेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोफाउंड जो है 100% डिसेबिलिटी को बोलते हैं, जिसमें IQ 0 से 20 के बीच में होता है, उसको 100% डिसेबिलिटी बोलते हैं। 21 से 35 IQ होता है, उसको 90% डिसेबिलिटी बोलते हैं। सीवियरिटी उसमें अगर देखा जाए तो 90% वाले को जो है सीवियर बोलते हैं, और मॉडरेट 36 से 54 होता है 75% डिसेबिलिटी को, और माइल्ड यानी 55 to 69 IQ होता है, उसको 50% डिसेबिलिटी बोलते हैं। 69 के ऊपर यानी 70 से ऊपर और 89 के बीच में IQ होता है तो उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, यानी एवरेज से थोड़ा सा कम है। और जब 90 से ऊपर होता है तो फिर 90 से ऊपर और 109 तक होता है आई थिंक, तो वो होता है एवरेज IQ। आर्टिकल 14 पे क्वेश्चन था, तो ये जो है इक्वल राइट की बात करता है, एंड ST रिलेटेड आर्टिकल था, तो इसमें मैंने डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। और इन्वेंट्री ऑफ कैरियर काउंसलिंग, यानी कैरियर काउंसलिंग पे बहुत सारा क्वेश्चन था, ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग पे बहुत सारा क्वेश्चन था, तो वो सब इसमें मैंने जो है रखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। बाकी कंटेंट में तो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी लग जाए कि हमें और क्या क्या पढ़ना है इस जो क्वेश्चन आए थे उस हिसाब से। और मॉडल पे भी था कि मेडिकल मॉडल क्या है, प्रिवेंटिव मॉडल क्या है, सोशल मॉडल क्या है, साइकोलॉजिकल मॉडल क्या है, साइको सोशल मॉडल क्या होता है। वैसे बेसिकली हमारा जो हेल्थ सेटअप है या सोसाइटी, वो 3 मॉडल पे काम करता है। एक होता है वेलफेयर मॉडल, सोशल मॉडल और मेडिकल मॉडल। हॉस्पिटल में अगर देखोगे तो ये 3 मॉडल काम होते हैं। वेलफेयर मॉडल मतलब कि मैंने पिछली बार भी ये एग्जांपल दिया था कि कोई जो है बच्चा आता है जिसका पैर टूट गया है, तो वो जो है पैर उसी टूटे पैर से आता है और आपके पास आता है, तो आप दया भाव से उसको 20 रुपए दे देते हो। ये हो गया वेलफेयर मॉडल या चैरिटी मॉडल कह लो इसको। सोशल मॉडल वाले के पास और मेडिकल मॉडल वाले के पास जब आता है, तो सोशल मॉडल वाला कहता है कि यार पैर टूट गया हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ये स्कीम के तहत नौकरी दिला दूंगा, मैं तुम्हें इस स्कीम के तहत लोन दिला दूंगा और एक छोटी सी रेडी दिला दूंगा, और आप ये दुकान कर सकते हो, आप ये नौकरी कर सकते हो, और आप भी हमारे तरह ही आगे बढ़ सकते हो। तो ये है सोशल मॉडल। मेडिकल मॉडल कहता है कि यार पैर टूट गया तो क्या हुआ, आओ मैं तुम्हारा सर्जरी करके पैर ठीक कर दूंगा। या एलिम्को से आर्टिफिशियल लिम्ब बनाता है एलिम्को। एलिम्को का फुल फॉर्म याद है किसी को? ये अंडर MSJE काम करता है। MSJE का फुल फॉर्म याद है? MSJE में सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट।
ठीक है। तो MSJI के अंडर एलिम्को काम करता है। एलिम्को का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल लिम्ब AL से होता है, बाद में मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये एलिम्को जो है ना आर्टिफिशियल लिम्ब बनाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बनाता है, ऐसे प्राइवेट बेचता नहीं है। तो मेडिकल मॉडल वाले ने कहा आओ हम सर्जरी कर देंगे, और सर्जरी से थोड़ी सी इम्पेयरमेंट कम होगी, और जो और बाकी चीजें हैं एलिम्को से हम आपके नाप लेके और MSSO से कांटेक्ट कर लेना, MSSO आपको गाइड कर देगा। तो MSSO का रोल क्या हो जाएगा यहाँ पे? MSSO कहेगा भाई पहले तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाओ। तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई बताओ भाई? ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके नॉलेज की टेस्टिंग हो रही है, अगर किसी को पता है कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत तो बताओ। ये तो सीएमओ ऑफिस से बनता है। सीएमओ ऑफिस से तो फाइनली होता ही है, बट उससे पहले क्या करना होता है, आपको बोलना है कि ये डॉक्टर के पास तक तो पहुंच ही गया, तो यार इस बीच में कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, मेरे लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। 1 मिनट, तो इसमें सर्जिना आ गई हो, तुम बताओ MSSO के पास आया कोई डिसेबल्ड पर्सन, उसको सर्टिफिकेट बनवाना है और रिहेबिलिटेशन कराना है, तो क्या करोगी? हेलो सर्जिना, क्वेश्चन आपसे ये है कि आप MSSO हो और आपके पास डॉक्टर ने, मतलब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने, हेलो सर, हेल्प आउट करना है, तो पहला जो आपका अप्रोच रहेगा वो रहेगा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप क्या क्या जो है उसको गाइडलाइन बताओगे और क्या क्या हेल्प करोगे, कैसे करोगे? सर बीच में आपकी वॉइस कट हो गई थी और मैं भी मतलब बाहर हूँ थोड़ा सा। नहीं सर, चलो कोई नहीं, मैं बता हाँ, देता हूँ। बीइंग MSSO आपको इसे बताना है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से? स्वावलंबन। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्वावलंबन www.swavlamban.com है या UDID करके है, ठीक है। इस पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड लगेगा और फोटो लगेगा और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगेगा। रजिस्ट्रेशन कर लोगे और आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठता है वहां पता कर लेना है किस दिन बोर्ड बैठता है, वहां आपको प्रेजेंट होना होगा। और अगर जिस डॉक्टर को ऑलरेडी आप दिखा रहे हो, एक्सपर्ट को दिखा रहे हो, तो वो डॉक्टर आपको अपने जो भी मेडिकल का जो भी असेसमेंट होता है उससे असेस करके ये डिसाइड कर देगा कि आपकी सीवियरिटी कितनी है, यानी आपका इलनेस का परसेंटेज कितना है। मान लिया 50% है, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं? 40%। 40% डिसेबिलिटी अगर है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज 40% से कम है तो नहीं मिलेगा। तो अगर 50% डिसेबिलिटी मान लिया उन्होंने बना के दे दिया सर्टिफिकेट, किस चीज का दिया? डिसेबिलिटी की परसेंटेज दी है उन्होंने, ना कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है, तो उनका असेसमेंट का वो सर्टिफिकेट है, ठीक है। और फिर वो सर्टिफिकेट लाना है आपको, मेडिकल बोर्ड के सामने प्रेजेंट होना है। मेडिकल बोर्ड की टीम देखेगी कि क्या वाकई में आपको 50% डिसेबिलिटी है। अगर उसमें ऑर्थो स्पेशलिस्ट होगा तो वो अपने हिसाब से उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, फाइनली उस पर रिपोर्ट लगा देगा, और वो रिपोर्ट लगा देगा, फिर वो जाएगा CMO ऑफिस, CMO ऑफिस से अप्रूव होगा। तो विद इन 15 डेज ये अप्रूव हो जाता है, जैसा भी है। अगर आपकी वास्तविकता में 50% डिसेबिलिटी है तो वो अप्रूव कर देगा और आपका कार्ड बन जाएगा, और वो ऑनलाइन ही UDID या स्वावलंबन की जो वेबसाइट है उस पे आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये कार्ड लेके आओगे MSSO के पास, इस कार्ड के बिहाफ पे और आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों के बिहाफ पे MSSO ऑनलाइन अप्लाई कर देगा एलिम्को की वेबसाइट पे जाके या MSJI की वेबसाइट पे जाके, या अलग अलग स्टेट की अपनी भी वेबसाइट होती है वहां पे जाके कर देगा। तो इस बंदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट
अगर जहाँ पे मेजरमेंट की जरूरत है लिम्ब के लिए तो मेजरमेंट के लिए उनका अपना टीम होता है, वो बुलाते हैं। अदरवाइज अगर मेजरमेंट की जरूरत नहीं है तो इनके बिहाफ पे एलिम्को जो है इसी यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको लिम्ब प्रोवाइड कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा, इस डिसेबिलिटी कार्ड पे फाइनेंशियल बेनिफिट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट आपको पाने के लिए आपके एसडीएम ऑफिस जाना होगा। एसडीएम ऑफिस में आपको पासबुक जमा करना होगा, आपको अपना जो है डिसेबिलिटी कार्ड देना होगा कॉपी, और वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करा के, कुछ लोगों पे ऑनलाइन भी होता है, यानी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से भी हो जाता है, तो आपको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस वहां से मिल जाएगा। तो जैसे दिल्ली में 2500 रुपए है डिसेबिलिटी का जो पेंशन है, और यूपी में 1500 रुपए है। अलग अलग जगह पे अलग अलग है। उसके अलावा 5% जो है वो एकेडमिक में है, यानी कहीं भी आप एडमिशन लेते हो तो 5% रिजर्व होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और 4% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होता है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन आया था 5% 4% वाले पे, डायरेक्ट नहीं आया था बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। सर एंस में भी आया था एमसीआरई में। हाँ वही बता रहा हूँ कि आया था इसमें क्वेश्चन। थियरी फॉर कैरियर काउंसलिंग, कैरियर से रिलेटेड काउंसलिंग पे क्वेश्चन आया था, और अप्रोच जो होते हैं काउंसलिंग के। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन क्या होता है? वोकेशनल मतलब जो कैरियर से रिलेटेड कैसे किसकी कितनी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको क्या नहीं कर सकता है वो ध्यान देना है, और क्या उसकी जो SWOT है, SWOT का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो ये SWOT के बिहाफ पे जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके उससे रिलेटेड जॉब में उसको लगवाने के लिए उसका जो है ट्रेनिंग देना, उससे रिलेटेड उसको काउंसिल करना, वो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में आता है। रोल एंड स्किल्स ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर, तो साइकेट्रिक सोशल वर्कर से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो क्या रोल होता है? मेंटल हेल्थ असेसमेंट करता है, BSW साइकोथेरेपी या काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, केस मैनेजमेंट करता है, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट करता है, फैमिली काउंसलिंग करता है। इसको हम साइको एजुकेशन बोलते हैं। और साइको एजुकेशन के अलग अलग मॉडल है, बट उस पे क्वेश्चन नहीं आता क्या क्या मॉडल है, बट वो डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर वेरी करता है। क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है, कम्युनिटी अवेयरनेस क्या होता है, लीगल एंड एथिकल गाइडेंस। कुछ की स्किल्स होने चाहिए, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल। एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में क्या फर्क होता है? पर एम्पैथी जो होता है, हम किसी की जगह पे मतलब किसी की जगह पे अपने को रख के सोचते हैं, और सिंपैथी मतलब दया भावना दिखाना। सिंपैथी मतलब सामने वाला रोने लग गया तो आप भी रोने लग जाओ, और एम्पैथी मतलब कि पुट योर लेग्स इन अनदर शूज, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो। ठीक है, तो वो एम्पैथी होता है। कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी और सिंपैथी पे क्वेश्चन था इसमें। केस मैनेजमेंट, क्राइसिस इंटरवेंशन स्किल्स, थेरेपेटिक टेक्निक्स, एडवोकेसी स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। तो ये सब स्किल्स हैं जो होने चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर का भी ऑलमोस्ट सेम है। पेशेंट काउंसलिंग, हेल्थ केयर कोऑर्डिनेशन, डिस्चार्ज प्लानिंग, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंड ऑफ लाइफ केयर सपोर्ट, रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। तो PSW और MSW दोनों का। पोस्ट कॉर्प से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, CO का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक का है, और P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इस पे क्वेश्चन था। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा हुआ था, तो जो इंपीरियल सिस्टम है वो यही है, 703 into weight in pounds and height in square in inches। तो ये वाला पूछा नहीं था, ये वाला पूछा था मेट्रिक सिस्टम। तो वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो ये BMI होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे पे क्वेश्चन था, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। HDI में रैंक क्या था, ट्रॉपिकल डिजीज क्या होते हैं और किसको हटा दिया है,
स्किन डिजीज से लेप्रोसी को हटाया हुआ है। और उसके अलावा वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर पे क्वेश्चन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है प्रोफेशनल सोशल वर्कर का, सोशल वर्क क्लाइंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, सपोर्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए, एथिकल बाउंड्रीज होनी चाहिए। लुकिंग ग्लास सेल्फ पे जो चार्ल्स कूले का है उस पे आया था। उसके बाद में कम्युनिटी सीक्वेंस रिलेटेड टू हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मिनिस्ट्री फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी ये पूछा था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी किसके अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। ये हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी दिया रहता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो भी आएगा वो क्योर से संबंधित आएगा। यहाँ पे प्रिवेंशन और एक्सेप्टेंस की बात है और सोशल अपब्रिंगिंग की बात है, तो एमएसडी के अंडर आएगा। एक्रोफोबिया से क्वेश्चन था। वर्ल्ड सोशल वर्क डे का 2024 का थीम पूछा हुआ था, कब मनाया जाता है ये पूछा हुआ था। फैमिली कोर्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इंडिया का रैंक जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना था, इस पे था। नेशनल यूथ पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन, यानी इन पे इनको सीक्वेंस में लगाना था, इस पे क्वेश्चन था। सोशल चेंज में एंडोगेमस और एक्सोजीनस और एंडोजीनस क्या रोल होता है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इस पे भी क्वेश्चन था। एम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, पीएमजेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुआ था। एंडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, ये इस पे क्वेश्चन था। पीएसडब्ल्यू फर्स्ट टाइम कहाँ पे जो है प्लेस हुए थे, उस पे क्वेश्चन था। सीडा क्या होता है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। एआरटी यानी एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, जो वीएचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। आज मैंने ये जो सबको ईमेल से ऐड नहीं किया ना, परमिशन नहीं दिया, इसीलिए बार बार मेरे पास शिफ्ट करने के लिए आ रहा है। अगले क्लास से पहले आप लोग सभी मुझे ईमेल दे देना। पुराने बैच में जो है करना चाहते हैं, मैं एक सीट दे दूंगा, उस पे भर देना आप लोग। सभी के लिए मतलब देना शेयर करना ठीक बात नहीं है, जिसको नई क्लास अटेंड करना है उसके लिए बर्डन हो जाता है ना, तो आप लोग ईमेल दे देना, तो उतने लोग को मैं ऐड कर दूंगा। WHO का डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, MSW इन कम्युनिटी सेटिंग, प्राइमरी रोल ऑफ MSSO, सोशल वर्क का जो रिट्रीब्यूटिव बेनिफिशियरी और आइसोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या था, भोरे कमेटी, मुदलियार कमेटी और करतार सिंह कमेटीज को सीक्वेंस में लगाना था। एजिज्म क्या होता है, एथिक्स क्या है सोशल वर्क की, विडो रीमैरेज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, फैमिली कोर्ट एक्ट से रिलेटेड था। तो एक तो कंसेंट पे था क्वेश्चन, कंसेंट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट में डिफरेंशिएट करना था। कॉन्फिडेंशियलिटी पे क्वेश्चन था, मतलब प्रिंसिपल्स पे था। और रोल ऑफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर इन क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ था, जो 7 स्टेप क्राइसिस इंटरवेंशन है। क्लाइंट सोशल वर्क, प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होता है, पैथोलॉजी और कोमॉर्बिडिटी और सिंड्रोम में क्या फर्क होता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स जो अभी मैंने बताया एकेडमिक में क्या है और गवर्नमेंट जॉब में क्या है, और फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अनामया स्कीम पे था। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, कोर वैल्यूज ऑफ सोशल वर्क, एम ऑफ वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, tools used by vocational rehabilitation counselor, which steps should be not be in career, इसको ऑटोमेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कैरियर डेवलपमेंट। तो इससे क्वेश्चन था कि उसमें पूछा था कि क्या नहीं होगा, तो इसमें ऑटोमेशन था। व्हाई सजेस्ट क्लाइंट जॉइन एन इनफॉर्मल ग्रुप, हु डिजाइन्ड इंडियाज फ्लैग, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट था, तो ये पिंगाली ने किया था। व्हाट इज डे टू डे चेंज, मतलब हर दिन जो चेंज होता है वो वेदर होता है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज डे टू डे चेंज, वेदर, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। तो वेदर जो होता है वो डेली चेंज होता है, सुबह का कुछ और है, शाम का कुछ और है। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म में होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन था। हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसर इन इंडिया कौन है, हाईएस्ट बार्ले प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये तो जीके के क्वेश्चन हो गए। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे भी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से इतना जो है क्वेश्चन आया हुआ था।
जो कि मेमोरी बेस्ड जितना याद था उतना लोगों ने शेयर किया, उस पर हमने डिटेल किया। तो ये दोनों कंटेंट अभी आप लोगों को दे दूंगा, और ये इसके बिहाफ पे आप लोग जितना भी हो सकता है वो पढ़ना। अब फिलहाल अब 5 मिनट बचा है, तो आप लोग कोई क्वेरी हो किसी का, कुछ सजेशन हो तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।